नमस्कार साथियों, पुनः एक बार हमारे चैनल सक्सेस विद नोट्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जो हमारा प्रकरण जो हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं अच संधि, उसकी जो अंतिम दो संधियां हैं, क्योंकि हमने प्रारंभ में ही आपको बताया था कि अच संधि के जो मुख्य भेद हैं वो 7 भेद होते हैं। यण संधि, अयादि संधि, सवर्ण दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। तो इससे पहले हम जो 5 संधियां हैं जो स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं, अच संधि के अंतर्गत आती है, उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी जो अंतिम दो जो संधियां हैं स्वर संधि के अंतर्गत, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि, उन दोनों संधियों के बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं बिना किसी देरी के आज के टॉपिक की तरफ। और सबसे पहले हम पूर्व रूप संधि के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो संधि का नाम है पूर्व रूप संधि। जैसा कि आपको संधि के नाम में ही है, और संधि के नाम में दो संधियां जो हम पढ़ेंगे, एक संधि का नाम है पूर्व रूप और एक का नाम है पर रूप। तो पहले ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पूर्व और पर रूप से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर पूर्व शब्द का मतलब होता है पहला, यानी पूर्व में जो स्थित है, और पर का मतलब है जो बाद में स्थित है। तो यहाँ पर ये जो संधि है ये भी एक आदेश का विषय है। एक आदेश आपके लिए कोई नया शब्द नहीं है। एकादेश का मतलब होता है दो वर्णों को मिलाकर जहां पर एक वर्ण हो जाता है उसे हम एकादेश कहते हैं। तो आज की जो संधियां हम पढ़ेंगे, दोनों पूर्व रूप और पर रूप, ये दोनों ही संधियां भी एकादेश का ही विषय है। तो यहाँ पर पूर्व रूप का मतलब क्या होगा कि जो पूर्व में स्थित वर्ण है और पर में यानी बाद में स्थित जो वर्ण है, दोनों मिलकर जब पूर्व वर्ण के समान उसका रूप हो जाए, यानी बाद का वर्ण भी पूर्व के रूप में मिलकर उसी के जैसा हो जाता है, तो उसे हम पूर्व रूप संधि कहते हैं। और इसी तरह से मान लीजिए कि पूर्व में कोई वर्ण है और पर में भी कोई वर्ण है, तो ये वर्ण है ये इस वर्ण में मिलकर के इसी वर्ण के जैसा इसका रूप हो जाए, तो उसे हम पर रूप संधि कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम दो जो संधियां हैं इसके जो स्पेशल सूत्र हैं, कौन कौन से सूत्र इन संधियों के अंतर्गत आते हैं, और उन संधियों के बीच में भी कई नियम आएंगे कि कौन कौन सा नियम वहां पर काम करता है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला जो टॉपिक था, पहली जो संधि थी, वो थी पूर्व रूप संधि। तो चलते हैं सबसे पहले इस संधि के सूत्र की तरफ। और पूर्व रूप संधि का सूत्र है एंगः पदांतादति। सूत्र हमें बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, सूत्र हमें सारे याद रखने हैं। इनकी एक लिस्ट बनाइए, इनका आप अभ्यास कीजिए, पाठ कीजिए, सूत्र याद हो जाएंगे। तो आज हम ज़्यादा चर्चा ना करके सिर्फ टॉपिक पर चर्चा करेंगे, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। तो हम आज का जो सूत्र है वो है एंगः पदांतादति। तो सबसे पहले हम देखते हैं पदच्छेद। पदच्छेद आप नोट्स में लिखेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर पदच्छेद करता हूँ। तो पहला पद है एंगः, दूसरा पद है पदांताद, और तीसरा पद है अति। तो 3 पद हैं इस सूत्र में। अर्थ देखते हैं डायरेक्ट हम। सबसे पहले इसकी वृत्ति देखते हैं संस्कृत की। तो वृत्ति होती है कि सबसे पहले इस पद को लेते हैं वृत्ति में। तो पदांताद, यहाँ पर जस्व संधि होगी, तो पदांताद। फिर इस एंग को लेंगे, तो एंग का जो ए है वो इस दै में मिलेगा, जस्व संधि होगी। और इस ग के बाद में विसर्ग है, विसर्ग के बाद में वृत्ति को इस पद लेते हैं। तो ए और ए के बीच में जब विसर्ग आता है तो उत्व संधि होती है, पूर्व रूप संधि होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगो। तो पदांताद एंगो, और इस ए का अवग्रह हो जाएगा। तो वृत्ति में सबसे पहले इन 3 पदों को इस तरह से रखते हैं कि पदांताद एंगो अति परे पूर्व परयोः, या पूर्व पर आप नहीं भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर पूर्व रूप एकादेशः स्यात्, इसकी वृत्ति है। ये आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रखें। तो वृत्ति है कि पदांताद एंगो अति परे
पूर्व रूप एकादेश स्यात्। तो यहाँ पर पूर्व प्रयोग मैंने इसलिए लिखा है कि पहले आपको मैंने समझाया था कि जो पररूप एकादेश होगा वो किन के स्थान पर होगा, पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश वहां पर होता है। तो चलते हैं वापस टॉपिक की तरफ। सूत्र है एंगः पदांताद अति, पदच्छेद होगा एंगः पदांताद अति। इसी पदच्छेद से हम वृत्ति निकाल कर आते हैं, तो पदांताद एंगो अति परे, कि पदांताद एंग अति परे, पूर्व पर जो पूर्व और पर का जो वर्ण है उन दोनों को मिलाकर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। एकादेश से तात्पर्य है कि पहले का जो वर्ण है उसी के जैसा रूप हो जाता है। अर्थ हम करते हैं हिंदी, अर्थ का मतलब यहां से हिंदी है। तो पदांत, ये जो पदांत है ये एंग का विशेषण है। तो पदांत एंग, एंग यहाँ पर एक प्रत्याहार है, और प्रत्याहार में अब स्वयं आप बताएंगे तो यहाँ पर दो वर्ण आते हैं ए और ओ। जब माहेश्वर सूत्रों में चलते हैं तो एंग प्रत्याहार में दो ही वर्ण आते हैं ए और ओ। तो पदांत ए और ओ के बाद, तो बाद शब्द यहाँ से कहाँ आता है अब तक आप सीख जाना चाहिए। तो पदांत एंग जो है इसमें पंचमी है, तो ये पूर्व में इसको रखेंगे। तो पदांत एंग के बाद रैस्व अ, रैस्व अ कहाँ से लेते हैं, तो वही तपरस तत्काल है, क्योंकि यहाँ पर अत है। अत का जब सप्तमी रूप हम बनाते हैं तो अति वहां पर बनता है। तो रैस्व अ होने पर पूर्व रूप एकादेश होता है। ये इसका सिंपल सा मैंने अर्थ लिखा है। तो सारी चीजें आपके सामने है, सूत्र है, पदच्छेद है, वृत्ति है, अर्थ है। अब आपको इसको नोट्स में आप शामिल करेंगे और इसको पढ़ेंगे तो आपके लिए जो पूर्व रूप संधि है बिल्कुल आसान हो जाएगी। कि हमारा जो एंग है, जो शर्तें हैं वो इस अर्थ में मैंने स्पष्ट लिख दिए। एंग, एंग का तात्पर्य है ए और ओ, और ये जो एंग है इसका विशेषण है पदांत, यानी ये पदांत होने चाहिए, किसी भी पद के अंत में होने चाहिए। पद का मतलब आपको पता होना चाहिए, सुप्तिंगंतम पदम, या तो सुबंत के अंत में होने चाहिए या फिर तिगंत के अंत में होने चाहिए। और इन दो वर्णों के बाद में केवल और कैसा अ होना चाहिए, ह्रस्व अ होना चाहिए। ह्रस्व अ कहाँ से आया, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ए के बाद में तय जुड़ा हुआ है। और तपरस तत्काल सूत्र को मैंने आपको दो तीन बार बता दिया है कि यहाँ पर सिर्फ ए का ग्रहण होगा। तो वहां पर हमें कौन सी संधि करनी है, पूर्व रूप संधि करनी है। और ये संधि क्या है, एकादेश होती है, यानी पूर्व और पहले वर्ण को मिलाकर हम एक वर्ण यहाँ पर कर देते हैं। उदाहरणों की तरफ चलते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं रामे धन अपि। तो यहाँ पर हम देखते हैं सूत्र की कंडीशन यहाँ पर ये पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, चेक करते हैं। तो वहां पर बताया गया है कि पूर्व पद के अंत में एंग होना चाहिए। तो रामे पद है, सप्तमी विभक्ति है, तो ये पद है। और पद के अंत में यहाँ पर ए है। उसके बाद में हम देखते हैं इसके बाद में रस्व अह। तो यहाँ पर हमें संधि प्राप्त थी एचो यवायावह, कि एचो यवायावह सूत्र कहता था कि यदि पूर्व में ए ओ ऐ औ ये चार वर्ण हो और उसके बाद में कोई भी स्वर हो तो उनके स्थान पर क्रमशः अय अव आय आव आदेश होते हैं। तो ये जो पूर्व रूप जो संधि है ये किसका अपवाद है, अयादि संधि का। ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा जो संधि है या कौन सी जो संधि है वो किसका अपवाद है। तो ये अयादि संधि का अपवाद है, क्योंकि अयादि संधि को बांधकर ये काम करता है। अंतर क्या है, तो वहां पर अंतर है कि वो पद में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर है कि यदि ये दो शब्द केवल चार में से यहाँ पर दो लिए हैं ए और ओ, तो ये पद के अंत में हो और आगे केवल एक ही यहाँ पर स्वर ग्रहण किया, वहां पर सारे स्वर थे अयादि संधि में, यहाँ पर एक स्वर को ग्रहण किया गया, वो है ह्रस्व अ। तो यहाँ पर हमें कौन सी संधि करनी है, पूर्व रूप संधि। तो पूर्व रूप का मतलब बताया था कि पूर्व और पर के स्थान पर जो पहले का है वो ही रूप हो जाता है। तो यहाँ से हम ए को यहाँ पर हटाते हैं तो हमारे सामने रूप आता है रामे पी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ए था ये पूर्व में यहाँ पर मिल गया है। अब आप देखे होंगे कि कहीं भी आप पूर्व रूप संधि देखते हैं तो आपको ऐसा रूप वहां पर दिखाई नहीं देता है। मूलतः रूप ये बनेगा, लेकिन आपको वहां पर ए को शो करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए वहां पर आपको रूप मिलेगा रामेपी। इसको हम अवग्रह बोलते हैं। तो अवग्रह चिन्ह है, ये एस की तरह इसको हम लिखते हैं।
तो इस अवग्रह का मतलब है कि यहाँ पर पूर्व में ए था। इसको आप लिखे तो भी सही है, ना लिखे तो भी सही है। ये भी रूप सही है, ये भी रूप आपका सही है। तो यहाँ पर आपको पूर्व रूप संधि का मैंने एक सूत्र अच्छी तरह से समझाया है। पुनः मैं आपको बताऊं कि ए और ओ कहाँ हो, पदांत में हो, और पदांत ए ओ के बाद में कैसा ए हो, ह्रस्व ए हो, तो पूर्व रूप संधि होती है। इसी तरह से हम देखते हैं जैसे हरे धन अव, तो यहाँ पर भी पदांत ए है, उसके बाद में ए है, तो पूर्व रूप बनेगा हरेव या हरेव। अवग्रह करके इसको कई ए बोलते हैं, ए आपको उच्चारण इसका नहीं करना है, हरेव ही इसको बोलना है। इसी तरह से ओके हम उदाहरण देखें तो विष्णोधन अव, तो ये बनेगा विष्णोव। तो इस तरह से ये पूर्व रूप संधि थी। मुझे लगता है पूर्व रूप संधि आपके क्लियर हो गई होगी। बहुत छोटी सी संधि थी कि पदांत ए और ओ के बाद में ह्रस्व ओ हो तो पूर्व रूप यानी पहले का जो ए है वो पहले के वर्ण में उसमें मिल जाता है, और उसको शो करने के लिए हम इसमें अवग्रह लगाते हैं। अवग्रह ए का ही एक अवशिष्ट रूप है। चलते हैं आगे। इसी में मैंने आपको बताया था कि जब हम अच संधि पढ़ेंगे तो अच संधि का ही एक अवांतर भेद है। अच संधि के अंतर्गत ही एक भेद आता है प्रकृति भाव संधि। कहीं कहीं पर उसको अलग भी भेद माना जाता है। जैसे संधि के शुरुआत में ही हमने बताया था कि संधि के कहीं कहीं पर 5 भेद हैं। तो उन 5 भेदों में जो एक भेद था वो था प्रकृति भाव, और मैंने आपको बताया था कि हम 3 ही यहाँ पर भेद पढ़ेंगे। प्रकृति जो भाव है उसको हम अच संधि के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। तो पूर्व रूप संधि के अंतर्गत ही एक प्रकृति भाव संधि आती है, और वो सूत्र है कि सर्वत्र विभाषा गो, सर्वत्र विभाषा गो। तो इस सूत्र का अर्थ है सर्वत्र यानी वेद या लोक में। डायरेक्ट हम अर्थ करते हैं तो वेद या लोक में प्रचलित जो गो शब्द है ह्रस्व ए होने पर प्रकृति भाव संधि होती है। तो जो गो शब्द है इसके लिए स्पेशल सूत्र बना दिया सर्वत्र विभाषा गो। तो यहाँ पर गो शब्द के बाद में हमें ह्रस्व ए मिलता है, तो वहाँ पर हमें प्रकृति भाव संधि करनी है, और प्रकृति जो भाव संधि है वो होती है विकल्प से। तो विकल्प मैंने पहले भी बताया था। तो विकल्प का मतलब है कि कर भी सकते हैं, और दूसरी जो संधि यहाँ पर लागू हो रही है वो भी वहाँ पर हो सकती है। डायरेक्ट हम उदाहरण से समझते हैं। कोई भी चीज़ है उदाहरण से हमें जल्दी क्लियर होती है। तो जैसे गोधन अग्रम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गो है तो गो में पदांत ओ है, और पदांत ओ के बाद में यहाँ पर ह्रस्व ए है। तो यहाँ पर हमें 2 संधि प्राप्त थी, अयादि संधि भी प्राप्त थी और पूर्व रूप संधि भी यहाँ पर प्राप्त थी। लेकिन यहाँ पर स्पेशल सूत्र होने के कारण यहाँ पर हम पूर्व रूप संधि करेंगे और प्रकृति भाव संधि करेंगे। और प्रकृति भाव संधि का मैंने आपको शुरू में ही अर्थ बताया था कि प्रकृति भाव का मतलब होता है, पुनः आप इसको नोट्स में शामिल कीजिए। प्रकृति भाव का मतलब है कि जो जैसा है उसको वैसा ही रखना। तो जो जैसा है उसको यथावत यदि हम रखते हैं तो वहां पर प्रकृति भाव संधि होती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि गो अग्रम का जो रूप बनेगा वो इसी तरह से गो अग्रम। यहाँ पर शिरोरेखा हम एक कर देते हैं, दोनों को जोड़कर एक यहाँ पर बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर ना तो ए को हम ओ में शामिल करते हैं, ना ए को हम अवग्रह बनाते हैं। जो जैसा है उसको हम ऐसा का ऐसा यदि रखते हैं उसी संधि को हम प्रकृति भाव संधि कहते हैं। तो गो अग्रम। यहाँ पर मैंने लिखा था कि विकल्प से, तो विकल्प का मतलब है अब हमारे पास दूसरी संधि भी यदि प्राप्त है जिसको बांध करके यहाँ पर प्रकृति भाव संधि हुई थी वो भी हो जाएगा। तो इसको तो हम विकल्प वाला रूप मानते हैं, उसको हम कहते हैं विकल्पा भावे, यानी विकल्प के अभाव में हमारा रूप बनेगा पूर्व रूप संधि।
और पूर्व रूप का मतलब इसको हम अवग्रह कर देंगे तो हमारा बनेगा गवग्रम। तो इस तरह से ये हमारी पूर्व रूप संधि के अंतर्गत ही एक प्रकृति भाव संधि थी। जो भी हमारे जो सिलेबस है, चाहे वो द्वितीय श्रेणी हो, चाहे वो तृतीय श्रेणी का हो, चाहे प्रथम श्रेणी का एग्जाम हो, सभी में ऐसे जो सूत्र हैं, जो छोटे छोटे जो नियम हैं, जो किसी संधि के अंतर्गत ही आते हैं, उनसे प्रश्न यदि पूछे जाते हैं और उनसे प्रश्न पूछने के चांस ज़्यादा भी होते हैं, तो यहाँ पर पूर्व रूप संधि के हमें कितने सूत्र याद रखने हैं? दो। एक तो एंगः पदांतादति और एक सर्वत्र विभाषा गो। तो आज की जो पहली संधि थी हमारी पूर्व रूप संधि, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चलते हैं, जो हमारी दूसरी जो संधि है वो है पर रूप संधि। आज की दूसरे नंबर की संधि पर रूप संधि। शब्दों के बारे में पहले ही बता चुका हूं। पूर्व में हमने पढ़ा कि जो बाद वाला शब्द था वो पहले वाले में मिलकर उसी के जैसा हो जाता है, तो पूर्व रूप। अब हम इस संधि में क्या पढ़ेंगे कि जो पूर्व वाला जो शब्द है वो बाद वाले शब्द में मिलकर के उसी के जैसा यदि उसका रूप हो जाता है तो वो पररूप संधि। चलते हैं सूत्रों की तरफ। संधि का नाम हमने लिख ही लिया। तो सबसे पहला जो सूत्र है पररूप संधि का वो है एंगी पररूपम। संधि का नाम भी सूत्र में है पररूप, और एंगी यहाँ पर वो ही एंग प्रत्याहार है, कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि पूर्व रूप संधि का जो मुख्य सूत्र था उसमें भी एंगः पदांतादति एंग ही प्रत्याहार था, और जो पररूप संधि का जो मुख्य सूत्र है इसमें भी एंग ही प्रत्याहार है। अंतर सिर्फ कितना है, वहां पर जो एंग था वो पूर्व में था, यहाँ पर एंगी को हम कहाँ लेंगे? बाद में लेंगे। और बाद में क्यों लेंगे? क्योंकि एंगी जो शब्द है इसमें सप्तमी है। तो इसी तरह से मैं बार बार कहता हूं कि यदि सूत्र में जो पद आए हैं और उस सूत्र के पद में विभक्ति आपने पहचान ली तो उसी का आपको वहां पर जो अर्थ है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर हम अर्थ निकाल कर आते हैं। सबसे पहले इसकी जो वृत्ति है वो देखते हैं। पदच्छेद क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि पहले से इसमें दो ही पद हैं और क्लियर है। सूत्र में पहला पद है एंगी, दूसरा पद है पर रूपम, तो यहाँ पदच्छेद करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही दोनों पद अलग हैं। डायरेक्ट वृत्ति देखते हैं। आद उपसर्गाद एंगादौ धातौ परे पररूप एकादेश स्यात्। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारी जो वृत्ति है स्पष्ट लिखा हुआ है कि आद उपसर्गाद एंगादौ धातौ परे पर रूपम एकादेशस्यात्, कि पररूप एकादेश वहां पर होता है। अब यहां पर देखेंगे कि जो सूत्र था, यहां पर मैं थोड़ा सा समय लूंगा क्योंकि बिना समझे यदि जल्दी में आगे बढ़ेंगे तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो सूत्र हमें याद रखना है एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम। इस तरह से दो चार बार आप इसको रिवीजन करेंगे, याद हो जाएगा। वृत्ति है। अब यहाँ पर वृत्ति का जो तात्पर्य लिखने का है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कुछ जो चीजें हैं वो सूत्र में नहीं होती हैं और वहां पर उन चीजों को दूसरे सूत्र से हम ग्रहण करते हैं। और इसका जो नियम था वो आपको पढ़े थे कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र, कि जो पद सूत्र में दिखाई नहीं देता है उसको हम दूसरे सूत्र से ग्रहण कर लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे कि आद उपसर्गाद कि अवर्णांत उपसर्ग हो, और एंग आदव धातु, तो हमने एक सूत्र पढ़ा था उपसर्गाद्रति धातु। वहां पर हमने जो सप्त विषय जो वृद्धि पढ़ी थी वहां पर पढ़ा था कि उपसर्गाद्रति धातु, कि उपसर्ग संबंधी जो रिकार उपसर्ग संबंधी अ हो, तो यहाँ पर जो उपसर्गाद है वो भी उसी सूत्र से लिया गया है, धातु पद है वो भी उसी सूत्र से लिया गया है। तो वृत्ति में हमारा क्लियर अर्थ यहाँ पर है कि आदुपसर्गाद, तो अर्थ लिखेंगे कि अवर्णांत उपसर्ग से परे एंगादौ धातु,
तो आदि का मतलब होता है प्रारंभ में, शुरुआत में, और एंग का मतलब है ए और ओ, क्योंकि यहां भी एंग क्या एक प्रत्यार है। तो अवर्णांत उपसर्ग से परे एंग यानी ए और ओ प्रत्याहार से शुरू होने वाली कोई धातु हो तो कौन सी संधि करेंगे? पर रूप संधि होती है। पुनः स्मरण आपको मैं दिला दूं, पूर्व रूप संधि में जो कंडीशन थी वो थी कि जो एंग है वो पदांत होना चाहिए, उसके बाद में ह्रस्व अ होना चाहिए। यहाँ कंडीशन है कि पूर्व में हमारा जो अ है वो किसका होना चाहिए? उपसर्ग का होना चाहिए। कंडीशन है उपसर्ग संबंधी अ ही हमारा होना चाहिए। उपसर्ग हम पढ़ेंगे आगे 22 होते हैं, तो ऐसा उपसर्ग हो जिसके अंत में अ हो। तो पहला जो पद है वो उपसर्ग होगा, और उपसर्ग भी कैसा होगा? अवर्णांत, यानी जिसके लास्ट में अ हो। इधर जो शब्द आएगा उसका जो रूप होगा वो धातु होनी चाहिए, यानी शब्द रूप वहां पर नहीं चलेगा। और धातु भी कैसी होनी चाहिए? ऐसी धातु होनी चाहिए जिसके शुरुआत में हमारा ए और ओ हो, तभी हमारी इस सूत्र के अंतर्गत कौन सी संधि होगी? पररूप संधि होगी। तो कंडीशन यहां पर आपको रटनी है कि यहां पर पर रूप संधि में जो अ है वो उपसर्ग का होना चाहिए, और ए और जो ओ है वो धातु का होना चाहिए। उदाहरण हम देखते हैं पर रूप संधि का। तो यहां पर उदाहरण आता है जैसे प्रधन एजते। तो यहां पर आप देखेंगे जो प्र है ये उपसर्ग है, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निश, निर, दुस, दुर, ऐसे जो 22 उपसर्ग है उनमें एक उपसर्ग है प्र। और प्र में आप देखते हैं कि जो वर्ण है वो प्र और अ है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि अवर्णांत उपसर्ग है। और एजते में जो आदि में यानी प्रारंभ में ए है, तो ये एंग प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, और ए और ओ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उपसर्ग अ वर्ण के बाद में एंगादि जो धातु है एजते, उसका ए जो है ये दोनों मिलकर के और पर रूप एकादेश हो जाएगा। तो पर रूप एकादेश का मतलब पहले ही आपको बता दिए, जो अ है, जो पूर्व का जो वर्ण है, ये भी जाकर के बाद वाले वर्ण में मिलकर के ऐसा ही इसका रूप हो जाएगा। तो यहाँ पर ए भी हमारा ए हो जाएगा। तो हमारा जो रूप है वापस जो ए है वो इस अर्धमात्रिक प्र में यहाँ पर मिलता है। तो हमारा रूप बनता है प्रेजते। तो इस तरह से यहाँ पर ये पररूप संधि यहाँ पर होती है। दूसरा हम देखते हैं उपधन औसति। तो एंग प्रत्याहार का जो दूसरा वर्ण है वो ओ है, और उप हमारा एक उपसर्ग है। तो उप के लास्ट में भी हमारा अ है। तो अ और जो धातु संबंधी जो अ है ये दोनों मिलकर के यहाँ पर पररूप ओ हो जाता है। वापस जो ओ है हमारा पै में मिलता है, तो हमारा रूप बनता है उपोसति। तो साथियों यहाँ पर जो पररूप संधि पूर्व रूप संधि के जो मुख्य सूत्र हैं वो हम पढ़ चुके हैं। इसी के अंतर्गत हमारे जो पररूप संधि है इसके दो सूत्र और हैं, उनको भी हमें इसी के साथ पढ़ना आवश्यक है। तो यहाँ पर जो पहला जो सूत्र था एंगी पररूपम, वो आपके क्लियर हो गया होगा। पुनः मैं आपको बता दूं कि एंग धातु का होना चाहिए और उपसर्ग का होना चाहिए। तो हम वहां पर कौन सी संधि करेंगे? पररूप संधि। आगे चलते हैं। एक वार्तिक आता है पररूप संधि का, और वार्तिक भी हमें साथ में ही पढ़ना है, क्योंकि स्वयं महर्षि कात्यायन ने जो चीज़ें जिस प्रसंग में कमी रह गई थी उसको उसी प्रसंग के साथ हमें पढ़ना वहाँ पर आवश्यक है। तो यहाँ पर हमारा वार्तिक है जो पररूप संधि से संबंधित है। और हमारा वार्तिक है कि सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वार्तिक में भी रूप शब्द आया है पर रूपम, तो यहाँ पर रूप संधि का ये वार्तिक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम अर्थ करते हैं वार्तिकों का। तो अर्थ है सकंद्वाधि
गण आगे रहने पर या सकंदवादी गण में पठित शब्द आगे रहने पर पररूप एकादेश संधि होती है। तो साथ ही यहाँ पर एक नया शब्द आया है गण। तो व्याकरण में गण पाठ एक हिस्सा है। तो उस गण में क्या होता है, एक निश्चित शब्दों का समूह होता है। जैसे हम धातुओं को भी एक गण के हिसाब से वहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे भवादि गण है, तो भू धातु की तरह जितने भी जो धातु रूप चलते हैं उनको भवादि गण में रहते हैं। इसी तरह से चुरादि गण है कि चुर धातु की तरह जो रूप चलते हैं वो चुरादि गण है। ऐसे ही शब्दों के भी वहाँ पर गण यानी समूह बनाए गए हैं। तो व्याकरण में एक गण है सकंद्वादि गण, और यहाँ पर भी गण का जो नामकरण है वो प्रथम शब्द से किया जाता है। जैसे भवादि गण में जो पहली जो धातु है भू धातु है, और आदि शब्द का मतलब होता है प्रारंभ। तो भू धातु प्रारंभ में होने के कारण उसका नाम निकाल दिया भवादि गण। इसी तरह से सकंधु शब्द प्रारंभ में होने के कारण, शुरुआत में होने के कारण इन शब्दों का जो ग्रुप है उसका नाम हमने निकाल दिया सकंद्वादि गण। तो यहाँ पर सकंद्वादि जो गण है यानी इस गण में जितने भी जो शब्द हैं इनका जो शब्द हैं ये आगे रहने पर कि पर रूप एकादेश संधि होती है। और ये जो पररूप एकादेश संधि होगी, एक आज इसके साथ एक नई चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, संज्ञा विधायक एक सूत्र आएगा जिसको हम टी संज्ञा कहते हैं। तो ये जो पररूप एकादेश होगा वो किसके स्थान पर होगा, टी के स्थान पर। तो साथियों इंग्लिश वाला टी नहीं है, चाय वाला टी नहीं है, ये संस्कृत की व्याकरण वाला टी है कि पररूप जो एकादेश होगा वो किसके स्थान पर होगा, टी के स्थान पर। अब हम इसके उदाहरण पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना आवश्यक हो गया, टी जो संधि जो संज्ञा है वो पढ़ना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। तो अब ये अर्थ के साथ हम जो टी संज्ञा का जो सूत्र है वो यहाँ पर पढ़ते हैं। तो टी संज्ञा करने वाला जो हमारा सूत्र है वो है अचो अंत्यादि टी। अचो अंत्यादि टी। यहां पर भी आप देख सकते हैं पहला पद था अचह, पदच्छेद हम करते हैं तो पदच्छेद निकल कर आएगा कि अचह अंत्य आदि टी। वृत्ति हम देखते हैं कि अचाम मध्ये यो अंत्यः स आदिर्यस्य तत् टी संज्ञम स्यात्। ये इसकी वृत्ति है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे सामने नई संज्ञा थी टी संज्ञा, आगे भी ये संज्ञा काम आएगी, तो इसको यही हमें समझना वाजिब रहेगा, उचित रहेगा। क्यों? क्योंकि सकंद्वादि गण में भी जो पररूप संधि करेंगे इस संधि को पढ़ने से पहले हमें टी को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो टी के बारे में जो चीज याद करनी है वो सूत्र याद करना है कि अचो अंत्यादि टी। उसके बाद में जो वृत्ति है वो हमें याद करनी है कि अचा मध्य यो अंत्यः स आदिर यस्य तत् टी संज्ञम स्यात्। अब इसका जो अर्थ है वो हम देखेंगे कि अचाम मध्य, अचा यानी स्वर। तो यहाँ पर हम अर्थ साथ साथ करते चलते हैं इसका कि स्वरों में, स्वरों के मध्य। तो अचाम मध्य यानी स्वरों के मध्य, षष्ठी का बहुवचन था तो अचाम बहुवचन है, तो अच में सारे स्वर यहाँ पर हम ग्रहण करेंगे। मध्य यानी मध्य में, यो अंत्यः तो स्वरों के मध्य जो अंतिम स्वर है। कौन सा स्वर? अंतिम जो स्वर है। और स आदिर्यस्य,
और तथा अंतिम जो स्वर है वह जिसके प्रारंभ में है, जिसके प्रारंभ में है, तत् टी संज्ञम स्यात्, उसकी टी संज्ञा होती है। उसकी जगह कम है इसलिए मैं इधर उधर लिख रहा हूं, आप नोटबुक में इसको एक साथ लिखेंगे, टी संज्ञा होती है। तो अर्थ में हम देखते हैं कि स्वरों के मध्य जो अंतिम स्वर है, बिल्कुल स्पष्ट यहां पर अर्थ है कि मान लीजिए कि स्वरों का एक समूह है और उन स्वरों के समूह में अंतिम जो स्वर है, और अंतिम स्वर यदि अकेला है तो उसकी टी संज्ञा हो जाएगी, और यदि आदिर यस्य वो अंतिम स्वर किसी व्यंजन के शुरुआत में है, चाहे वो दो व्यंजन की शुरुआत में हो या तीन व्यंजन के पहले हो या फिर एक व्यंजन से पहले हो, तो उस समूह की टी संज्ञा वहां पर हो जाती है। इसको हम उदाहरण से यहां पर समझेंगे। तो उदाहरण में यहां पर एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां पर मैं मिटाऊंगा क्योंकि इसको यहीं पढ़ेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे, पुनः इस टी को हम समझते हैं तो क्या कहना चाहता है ये, कि मान लीजिए राम शब्द है, हमने यहां पर लिखा राम, तो यहां पर राम शब्द में हमारे पास दो अच है। टी को यहां समझना जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा मैं धीरे चलता हूं इस प्रसंग में। तो पहले र है, र में यहां पर आ है, फिर मैं है, और मैं में फिर यहां ए है। तो ये कह रहा है कि स्वरों के मध्य जो अंतिम स्वर है, तो स्वरों के मध्य यहां पर अंतिम स्वर हमारा क्या है, ए। और अंतिम स्वर यदि किसी के प्रारंभ में है, तो यहां पर प्रारंभ का मतलब यदि इसके बाद में कोई चीज होती तो उस सब को मिलाकर यहां पर उसको हम टी कहते। लेकिन यहां पर जो अंतिम जो ए है उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, टी। तो साथियों सीधा सा है कि अंतिम स्वर को ही हम टी कहते हैं। अब हम एक शब्द है, जैसे मैं लिखता हूं मनस, यहां मान लीजिए मनस शब्द है, इसमें भी हम स्वरों का समूह देखते हैं। मैं है, मैं में ए है, फिर न है, न में अह, और फिर लास्ट में स है। तो इन स्वरों के मध्य अंतिम स्वर क्या है, हमारा ए। और ये अंतिम स्वर आदिर यस्य यानी जिसके प्रारंभ में है, तो किसके प्रारंभ में था, से। तो तत् टी संगम से, तो इस पूरे समूह की यहाँ पर टी संज्ञा हो जाएगी। और यहाँ पर जो टी संज्ञा है वो जो टी समूह है वो अस है। तो यहाँ पर मैंने आपको दो उदाहरण यहाँ पर लिखा है, एक तो राम, राम में अंतिम स्वर हमारा ए था, तो ए की यहाँ पर टी संज्ञा हो गई। मनस में हमारा जो अंतिम स्वर था वो ए था, और अंतिम स्वर के बाद में व्यंजन है, तो यहाँ पर टी किसकी होगी, अस की होगी। मान लीजिए यहाँ पर एक आधा न और होता, तो यहाँ पर टी किसकी होती, इसकी होती। तो इस तरह से हमें टी में क्या करना है, शब्द को खोलना है, और उस शब्द में लास्ट जो स्वर है उसको हमें देखना है, और लास्ट स्वर यदि खुद ही अंतिम है तो उसकी टी संज्ञा हो जाएगी। और यदि उसके बाद में एक या दो या तीन व्यंजन आ रहे हैं, तो उस स्वर से लेकर लास्ट तक जो व्यंजन का समूह है उस पूरे समूह की वहां पर हमें टी संज्ञा करनी है। तो सबसे पहली जो चीज है, सूत्र है कि अचो अंत्यादि टी, पदच्छेद अचह अंत्य आदि टी, वृत्ति कि अचाम मध्य यो अंत्य स आदिर्यस्य, स आदि जिसके जिसमें आदि में है, प्रारंभ में है, उसकी टी संज्ञा वहां पर। हिंदी में भी मैंने यहाँ पर अर्थ लिखा था। अब हमारी जो पररूप संधि है उसमें हम वापस चलते हैं। तो यहाँ पर जो संधि थी पररूप संधि, उसका एक वार्तिक था कि सकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम, कि सकंद्वादी गण में पठित शब्द यदि आ रहे हैं पर में, तो टी की यहाँ पर पररूप संधि होती है। उदाहरण हम इसके देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी गण है उसका जो पहला शब्द है उसी के आधार पर इसका नामकरण वहां पर किया जाता है। तो हम देखते हैं कि पहला ही जो शब्द है वो है शक, धन, अंधु।
तो यहाँ पर आपको जवाब देना है कि ये कौन सी संधि का अपवाद था। मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको पररूप की तरफ ले चलता हूँ। आप यहाँ कौन सी संधि हो सकती थी जिसको बांधकर यहाँ पर रूप किया गया, वो कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सक में ए है और अंधु के शुरुआत में ए है, तो यहाँ पर ए और ए जो है वो पररूप हो जाएगा। ये जो ए है वो भी इस ए में यदि मिल जाता है तो हमारा जो रूप बनता है वो बनता है सकंधु। यदि यहाँ पर पररूप नहीं होता तो कौन सा रूप बनता वो आप बताएंगे। ठीक है, स्पष्ट है, ए और ए मिलकर कौन सी संधि होती थी हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर सकंधु। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था किसके स्थान पर हुआ टी, तो सक शब्द में हमने देखा स है, स में ए है, क है और क में ए है। तो ये जो अंतिम जो ए था इसी को हम क्या कहेंगे, टी। और जो सकंद्वादि पर रूपम वाच्यम सूत्र से जो पर रूप होगा वो टी के स्थान पर होगा। तो यहाँ पर टी हमारा क्या था, ए, इसलिए इस टी के स्थान पर क्या हुआ, पर रूप। ये जो टी था ये ए बन गया, तो हमारा जो रूप बन गया वो बना सकंधु। इसी तरह से दूसरा शब्द है कर्क धन अंधु, तो रूप बनेगा करकंधु। यदि पर रूप नहीं होती तो यहाँ कौन से रूप बनते, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। अगला हमारा शब्द है मनस धन ईशा। यहाँ हम देखते हैं, पहले ही मैं इसीलिए मनस शब्द वहाँ पर टी को समझाने के लिए मैंने लिया था कि यहाँ पर जो पररूप है वो टी के स्थान पर करना है। तो पहले ही मैं आपको बता दूं, मैं है, ए है, न है, ए है और स है और इसके बाद में ईशा शब्द है। तो यहाँ पर जो पररूप होगा वो टी के स्थान पर होगा और अंतिम अच है ए और अंतिम अच के बाद में स है, तो इस पूरे जो ग्रुप को हम टी कहेंगे और ये जो पूरा ग्रुप है ये पर रूप हो जाएगा, यानी अस का भी ई बन जाएगा और वापस जो ई है वो आधे न में मिल जाएगा, तो हमारा रूप बनेगा मनीषा। तो साथियों, आज तक ये आप इस शब्द की यदि जो उत्पत्ति है जानकारी के अभाव में यदि आप रह रहे थे, तो मनीषा में आपको कोई पूछे तो यहाँ पर कौन सी संधि है, पररूप संधि है। कैसे हुई, तो मनस शब्द था, मनस में जो अस है वो टी था और टी होने के कारण सकंदवादिषु पर रूपम वाच्यम जो वार्तिक था वो कहता है कि टी के स्थान पर हम पररूप आदेश कर देते हैं। पर में यहाँ पर ई था तो अस जो है वो ई बन जाता है और दीर्घ ई वापस पूर्व जो अर्धमात्रिक न था इसमें यहाँ पर मिल जाता है और हमारा रूप निकल कर आता है मनीषा। तो पररूप संधि का एंगी पर रूपम मुख्य सूत्र था। उसके बाद में हमने एक वार्तिक पढ़ा, कौन सा, सकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम। चलते हैं आगे। तीसरा जो सूत्र है पररूप संधि का वो है ओमांगोश्च। पदच्छेद करते हैं तो पदच्छेद में आता है ओमांगो च। यहां पर विसर्ग के स्थान पर तालव्य स हुआ था, पदच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद ही उसको हम कह सकते, तो ओमांगो च। तो ओमांगो का अब अर्थ देखते हैं। तो सबसे पहले वृत्ति संस्कृत की कि ओमी आंगी चात परे पर रूप एकादेशः स्यात्। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ओमी आंगी, यहाँ पर ओमांगो सप्तमी का द्विवचन था, इसी को वृत्ति में अलग अलग यहाँ पर कर लिया है। ओमी का मतलब ओम शब्द और आंगी का मतलब आंग उपसर्ग, क्योंकि उपसर्ग जो 22 है उसमें एक उपसर्ग है आंग उपसर्ग। तो यहाँ पर अर्थ मैं हिंदी में आपको लिख देता हूं कि ओम या आंग शब्द पर में रहने पर चात परे यानी अत परे, तो पूर्व में स्थित ए और
ओम के ओ तथा आंग के आ के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाता है। सूत्र में क्लियर है। ओमांगोश्चः जैसे हमारे यहाँ आता है ए, तो ए हम पूर्व के सूत्रों से यहाँ पर ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर सूत्र में दो शब्द हमें याद रखना है कि एक तो ओम शब्द है और एक आंग प्रत्याहार है। तो ओम शब्द या आंग प्रत्याहार कहाँ हो? बाद में हो, क्योंकि हम पररूप संधि कर रहे हैं तो बाद में हो, और उससे पहले ए हो, तो दोनों को मिला करके यहाँ पर पररूप एकादेश यहाँ पर हो जाता है। दोनों मिलकर ओम का ओ हो जाएगा और आंगी का आ हो जाएगा। तो इस तरह से इसका अर्थ निकल कर आता है कि ओम या आंग शब्द पर में हो यानी बाद में हो, और पूर्व में स्थित क्या हो? ए हो। तो ओम के ओ तथा आंग का जो आ है उसके स्थान पर इस ए के साथ मिलकर के क्या हो जाएगा? पररूप एकादेश यहां पर हो जाता है। उदाहरण हम देखते हैं इसके। तो यहां पर हम देखेंगे कि शिवाय धन ओम, नमः इसमें बाद में हम जोड़ेंगे, तो शिवाय धन ओम। तो यहां पर हम देखेंगे कि सूत्र था ओमांगोश्चः, और सूत्र में स्पष्ट वहां पर शब्द आया था ओम, और वहां पर लिखा था कि पूर्व में क्या हो? ए हो, और इसके बाद में ओम का ओ हो या आंग का आ हो। तो दोनों को मिलाकर पररूप ओ या आ वहां पर हम कर देते हैं। तो यहाँ पर शिवाय में ए भी है और आगे ओम का ओ भी है, तो ओमांगोस से यहाँ पर हमारा सूत्र कार्य करेगा और यहाँ पर हमारी पररूप संधि हो जाएगी और हमारा रूप बनेगा शिवायोम नमः। तो यहाँ पर हम देखते हैं नमः शब्द मैंने इसलिए लिखा है, नहीं भी लिखते तो यहाँ शिवायोम हमारा रूप बन जाता है, लेकिन नमः हम जो व्यंजन संधि हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक अनुस्वार संधि होती है। उसी अनुस्वार को समझने के लिए यहाँ नमः लिखा है कि किसी हलंत मय के बाद में यदि हमारा कोई व्यंजन वर्ण है तो हम मय का अनुस्वार वहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पर मय का अनुस्वार होने के बाद में हमारा रूप बनेगा शिवायोम नमः। तो शिवायोम कैसे बना? शिवाय का ए और ओम का ओ यहाँ पर मिलकर के और पररूप यानी ओ यहाँ पर हो जाता है, इसलिए यहाँ पर पररूप संधि। इसी तरह एक इसका और उदाहरण है कि शिव धन एहि और रूप बनता है शिवे ही। यहाँ पर जो ए था और यहाँ पर ए था, ए का जो पररूप है वो ए हो जाता है और ए वापस इस वय में मिलता है, तो रूप बनता है शिवे ही। अब साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि यहाँ पर ए है और हमने ओमांगोश्च सूत्र में पढ़ा था कि या तो ओ हो या आंग का आ हो। तो यहाँ तो ठीक था कि ओ है, लेकिन यहाँ पर ए ही में हमारा आंग तो है ही नहीं, ना ओम का ओ है, तो यहाँ पर हमने पररूप क्यों किया? तो इसके लिए जैसे हम सकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम में वहां पर टी के स्थान पर हो रहा था और टी हमें वहां पर अलग से समझनी पड़ी, उसी तरह से यहाँ भी एक सूत्र है और वो सूत्र है, यहाँ पर बोर्ड पर मैं कुछ चीज कहाँ लिख रहा हूँ, जैसे भी मुझे जगह मिलती है वही मैं लिख देता हूँ, लेकिन आप जब नोट्स बनाएं तो जिस क्रम में मैं बोल रहा हूँ उसको उसी क्रम में आपको वहां पर लिखना है। तो सूत्र आता है अंतादिवच्चय। पदच्छेद इसका मैं शॉर्ट में बता देता हूं। पदच्छेद है अंत आदिवत च। यहां पर दो शब्द हमारे लिए मुख्य हैं इस सूत्र में, एक तो अंत और एक आदि। अंत का मतलब होता है लास्ट और आदि का मतलब होता है शुरू। आदि शब्द बहुत बार आ चुका है, तो आदि से कहीं भी आप देवताओं में भी कहते हैं आदि देव गणेश, तो आदि यानी प्रथम। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अंत और आदिवत च, यानी कहीं पर यदि कोई कार्य हम कर रहे हैं
तो अंत यानी पहला जो शब्द है उसके अंतिम वर्ण को मानकर हम कार्य करेंगे, और यदि इधर वाले वर्ण पर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको आदि वर्ण को मानकर हम कार्य करेंगे। इन दोनों को समझने के लिए ही मैंने ये सूत्र लिखा है। अब हम देखते हैं, तो जो ए ही शब्द था, पुनः इधर मैं लिखता हूं कि शिव धन ए ही। तो जो ए ही शब्द था, इसमें हम देखते हैं जो ए था ना, वो डायरेक्ट हमारे पास ए नहीं था, यहां पर आ धन ई ही, आ धन ई ही। तो यहां पर आप देखेंगे कि आ जो था वो आंग का था, और जो ई ही का जो ई है, ये दोनों मिलकर के यहां पर हमने एक संधि पढ़ी थी आद गुणः, कि ए या आ के बाद में ई या दीर्घ ई हो तो वहां पर दोनों मिलकर के ए गुण वहां पर हो जाता है। जब इनके स्थान पर गुणादेश हुआ तो ए हुआ, और ए में जब ही मिलाए तो यहां पर हमारा रूप बना ए ही। तो साथ ही यहां पर जो ए ही था वो पूर्व में क्या था, आ धन ई ही। इसीलिए इस सूत्र को यहां पढ़ना बहुत आवश्यक है कि कहीं पर हमें कोई कार्य करना है तो हम किस वर्ण को देखकर कार्य करें, तो अंत आदि वच्च। यदि हम इधर वाले वर्ण को देखकर करते तो अंत को देखकर करते, तो यहां पर अंत में क्या है, ए, और इधर वर्ण पर हम कार्य कर रहे हैं तो आदि, तो यहां पर ए ही के आदि में पूर्व में क्या था, आ। तो साथियों, आ हम यहां पर बाहर निकालते हैं। अब हमारा जो सूत्र था ओमांगोश्च, वो सूत्र हमारा यहां पर काम करना शुरू कर देगा कि यहां पर शिवाय ओम में ओ हमें क्लियर दिख रहा था, ए ही में हमें आंग यहां पर दिखाई नहीं देता था, इसीलिए ये सूत्र यहां पर काम करेगा कि ओमांगोश्च जो सूत्र है उसमें जो आंग जो आया है वो यहाँ पर ए ही में यहाँ पर मिला हुआ था, इसीलिए यहाँ पर अतिदेश एक सूत्र होता है कि अंतादि वच्च, कि पूर्व के वर्ण पर काम करेंगे तो अंतिम वर्ण पर करेंगे, और पर वाले का शब्द में यदि हम काम करेंगे तो आदिवत उसके प्रारंभ के शब्द पर हम यहाँ पर काम करेंगे। तो इस तरह से ए और जो ए था ये मिलकर वापस ए हुआ, क्योंकि ए में पूर्व में आंग था, आंग होने के कारण ओमांगोश्च सूत्र यहां पर कार्य कर रहा है, इसलिए हमारा रूप बना शिवे ही। तो आज हम इस वीडियो में हमने जो संधि पढ़ी थी वो थी पूर्व रूप और पर रूप। कौन कौन से सूत्र पढ़े थे एक बार लिस्ट में आपको बता देता हूं। पहला सूत्र पढ़ा एंगः पदांतादति। इस सूत्र में हमने पढ़ा था कि पदांत एंग हो, आगे रस्व अ हो, तो कौन सी संधि होती है, पूर्व रूप संधि यहां पर होती है। इसी में हमने पढ़ा कि सर्वत्र विभाषा गो, कि गो शब्द के आगे रस्व अ हो तो यहां पर विकल्प से प्रकृति भाव संधि होती है। उसके बाद में हमने पढ़ा एंगी पर रूपम, कि यदि ह्रस्व ए के बाद में, और ह्रस्व ए कैसा होना चाहिए, उपसर्ग का होना चाहिए, और एंग किसका होना चाहिए, धातु का होना चाहिए, तो कौन सी संधि हो जाती है, पररूप संधि। उसके बाद में हमने वार्तिक पढ़ा सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम, कि सकंदवादी गण में पठित शब्दों के आगे रहने पर टी के स्थान पर पररूप हो जाता है। तो टी यहाँ पर शब्द आया था, इसलिए हमने सूत्र पढ़ा अचो अंत्यादि टी, कि अचाम मध्य यो अंतिम टी स आदिर्यस्य, जिसके आदि में है उस समूह की हम कौन सी संज्ञा करेंगे, टी संज्ञा। तो अचो अंत्यादि टी। उसके बाद में हमारा जो पररूप संधि का था वो सूत्र था ओमांगोश्च। अर्थ था कि ओम या आंग आगे रहने पर और पूर्व में ह्रस्व अ हो तो वहां पर भी हम पररूप संधि कर देते हैं। तो शिवे ही सूत्र, शिवे ही जो उदाहरण था वहां पर दिक्कत आई कि यहाँ पर तो ए है, तो ए में हमें आ निकालने के लिए कौन से नियम की सहायता लेनी पड़ी, तो उसका सूत्र था अंतादिवच्च। तो आज के इस वीडियो में हमने कितने सूत्रों पर बात करी, 3, 4,
5, 6 और 7 सूत्रों पर बात करी। सातों सूत्रों का हमने पदच्छेद पढ़ा, इनका अर्थ हमने पढ़ा, उदाहरण आपके सामने रखे। फिर भी यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट को निसंदेह वहां पर छोड़ सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आगे की जो संधि है, व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि पढ़ने से पहले यदि स्वर संधि में कोई प्रश्न रह गया हो, कोई वार्तिक रह गया हो, उसकी भी हम उसके शुरुआत में चर्चा करेंगे और फिर हम व्यंजन संधि की तरफ बढ़ेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि धीरे धीरे ही क्यों ना हम चल रहे हों, हमने 2 प्रकरण आज पूरे कर लिए हैं। संज्ञा प्रकरण हमने पूरा कर लिया और स्वर संधि आज हमने यहाँ पर पूरी कर ली है। स्वर संधि के जो मुख्य 7 भेद थे वो हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से आप मिलते रहिए और वीडियो देखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।